गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 की, और हमारा चैप्टर है 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुका है और उसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। और कल के लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेके 6 तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको हमने सॉल्व किया था। अब जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक, वो क्वेश्चन को हम इस क्लास में आज सोल्व करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और प्रश्नावली 2.2 का 7वां क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। और कल हमने शुरू किया था प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमने 1 से लेके 6 तक के प्रश्न देख लिए हैं। आज जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक, ये हम इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न है। सवाल क्या रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सवाल हमारा क्या रहा है कि समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, यानी कि जो सवाल दिया गया है उसको पहले हमें सरल रूप में चेंज करना है, फिर उस समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। तो प्रश्नावली है हमारा 2.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिया है। और आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 3 इंटू t-3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। सवाल को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा सवाल है 3 इंटू t-3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ये हमारा सवाल है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस जो समीकरण दिया गया है इसको सरल रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हल करना है। सरल रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो समीकरण है इसके RHS पक्ष में 3 इंटू t-3 दिया हुआ है और इसके LHS पक्ष में क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 2t प्लस 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर ये जो हमारा 3 है ये क्या है, इंटू में है, यानी कि गुना में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 3 से इस t को भी गुना होगा और इस 3 से इस -3 को भी गुना करना होगा। ठीक इसी प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 2t प्लस 1, तो इस 5 से हमें इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सारे को गुना करना होगा। 5 से इस 2t को भी गुना करेंगे और 5 से इस 1 को भी गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 3 को जो हम t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t,
और ये +3 को -3 से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा -9 इक्वल टू इस 5 से जब 2t को गुना होगा तो क्या होगा 10t, और इस 5 से जब +1 को गुना हो जाएगा तो क्या होगा +5 होगा। अब हमारा ये सरल रूप में आ गया है। अब पिछले की लेक्चर की तरह ही हम जो समीकरण को सोल्व करने का जो हमारा अप्रोच रहता है कि वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को दूसरी तरफ, तो ठीक हम वैसा ही करने वाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3t पहले से इस तरफ है, और जब इस 10t को हम इक्वल टू इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन चेंज हो जाता है। और फिर इधर क्या बचेगा 5 के पहले हम ये प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस ही होता है। और जब इस -9 को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा +9, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3t जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस घट जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा -7t इक्वल टू ये 5 + 9 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 14। हमें पता है कि 7t का मतलब क्या होगा कि 7 जो है t के साथ इनटू में है, तो 7 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा t इक्वल टू 14/-7। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 7 दूनी 14, तो ये हमारा क्या आ गया t इक्वल टू -2, और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने इसको सरल रूप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर पिछले अप्रोच की तरह ही हमने इसको क्या किया है वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, और फिर हमने प्रोसेस को आगे किया और फाइनल हमारा आंसर आ गया t इक्वल टू -2, और यही हमारा इस समीकरण का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 × y - 4 - 2 × y - 9 प्लस 5 × y + 6 इक्वल टू 0। सवाल को एक बार मिलान कर लेते हैं। 15 × y - 4 - 2 × y - 9 प्लस 5 y + 6 इक्वल टू 0। हमारा सवाल सही लिखा हुआ है। सबसे पहले इस सवाल को हम क्या करेंगे सरल रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है एक्सप्रेशन 15 × y - 4, ये है -2 × y - 9 प्लस 5 × y + 6 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 से हमें y को भी मल्टीप्लाई करना होगा और इस -4 को भी। इसी प्रकार से 2 से इस y को भी मल्टीप्लाई होगा और -2 से इस -9 को भी मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से +5 को हमें y से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 5 से +6 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए हम प्रोसेस आगे करते हैं। 15 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15y, और 15 को जब -4 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -16। -2 से जब y को मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -2y,
और -2 से -9 को मल्टीप्लाई क्या होगा +18, क्योंकि माइनस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों को पहले से पता होगा। +5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +5y, और इस +5 को +6 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +13 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 को y से मल्टीप्लाई 15y, 15 को -4 से मल्टीप्लाई हो -16, 2 से y को मल्टीप्लाई किए हैं तो -2y, -2 से -9 को मल्टीप्लाई किए तो +18, +5 को y से मल्टीप्लाई होगा +5y, और +5 को +6 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 30। ये हमारा सरल रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। ये हमारा टर्म है, इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है। ये जो हमारा टर्म है -60 +80 और +30, ये हमारा नॉन वेरिएबल टर्म है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर क्या है 15y, ये -2y और +5y इक्वल टू 0। हमें पहले से दिया हुआ, इस तरफ 0 लिखने की जरूरत तो इसे है ही नहीं, समझने के लिए हम लिख देते हैं। और -60 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +60। इसके बाद +18 को जब इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या होगा -18, और +30 को इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा -30। हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया, वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये +15y और +5y दोनों प्लस में है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 20y, और ये -2y। इसी प्रकार से 0 + 60, ये तो प्लस में है तो 60 होगा, और ये माइनस वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 और -30 और -18, ये क्या हो जाएगा -48। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, +20y -2y, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 18y, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 60 - 40, ये क्या हो जाएगा 12। 18 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 18 को जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इसके नीचे में बट्टे में आ जाएगा, यानी कि भागा में इधर क्या बचेगा y = 12/18। अब इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, यानी कि 6 दूनी 12, 6 का 18, तो y बराबर हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह सवाल। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है। वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें। लाइट चला गया है, हम वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माफ़ी चाहता हूँ, लाइट कट गया था। इस सवाल को एक बार फिर से हम समझा देते हैं आप लोगों को। सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल है हमारा 15 × y - 4 -2 × y - 9 + 5 × y + 6 = 0। हम क्या किए हैं कि ये जो 15 है इस टर्म के साथ इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो 15 से y को मल्टीप्लाई किया है तो 15y, 15 को -4 से मल्टीप्लाई -60, 2 से y को मल्टीप्लाई किए हैं तो -2y, और -2 से -9 को मल्टीप्लाई किया क्या हुआ +18, 5 से इस y को मल्टीप्लाई हुआ तो 5y, और +5 को +6 से मल्टीप्लाई हुआ +30। उसके बाद क्या किए हम, जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है उसको हमने अरेंज कर लिया है। तो
हम देख पा रहे हैं कि ये टर्म हमारा वेरिएबल है, ये इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल वाले टर्म को हमने एक तरफ कर दिया, प्लस 15y माइनस 2y और प्लस 5y इक्वल टू, और जो भी हमारा नॉन वेरिएबल वाले टर्म है उसको हमने एक तरफ कर लिया है। जीरो हमारा पहले से इधर है, तो ये इधर आ गया तो प्लस 16 और ये इधर आया तो माइनस 18 और ये भी इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस 13। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो हम 15y है प्लस में है और 5y प्लस में है, तो दोनों में क्या हो गया 20y और फिर ये माइनस 2y इक्वल टू, हमने क्या किया है 0 60 भी प्लस में है दोनों, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया 60 और माइनस 18 और माइनस 30 को जो हमने साथ एक साथ सॉल्व कर लिया तो क्या हुआ माइनस 48। उसके बाद हमने क्या किया 20y माइनस 2y को माइनस किए हैं तो 18y आया इक्वल टू 60 माइनस 48, ये क्या हो गया 12। उसके बाद 18 जो हमारा y के साथ मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो ये नीचे मल्टी में आएगा यानी कि भागा में, तो y को इधर क्या बचेगा 12/18 और इसको कैंसिल करेंगे 6 से 6 दूनी 12 6 का 18, तो हमारा y बराबर कितना आ गया 2/3। आई होप ये सवाल आप लोगों को सुन में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है 3 into 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 equal to 4 into 8z minus 13 minus 17। सवाल है हमारा 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। यही हमारा सवाल है। सवाल हमारा सही लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है इसको सरल रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3 इंटू 5 माइनस z है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी प्रकार से माइनस 2 को फिर 9z से और माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी ठीक उसी प्रकार से 4 से 8z को भी मल्टीप्लाई होगा और इस 4 से माइनस 13 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम प्रोसेस को करते हैं और देखते हैं। 3 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15z, और ये 3 से माइनस 7 को मल्टीप्लाई हो क्या हो माइनस 21। फिर इसी प्रकार से माइनस 2 से माइनस 9 को जब माइनस 2 से 9z को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 18z, और माइनस 2 से जब माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस 22। फिर इक्वल टू हमारा साइन आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 32z, और इस 4 से माइनस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 52, और ये माइनस 7 तो दिया हुआ है पहले से। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। इसमें हमारा वेरिएबल है, यहाँ भी इसमें वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, तो सारी वेरिएबल को हम इधर ले आते हैं। इधर पहले से क्या है 15z माइनस 18z, और इस टर्म को जब हम इस तरह ले जाएंगे कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 32z इक्वल टू, अब जितने भी नॉन वेरिएबल वाले टर्म हैं इसको हम इधर ले आते हैं। इधर पहले से क्या है माइनस 52 और माइनस 17, और जब हम माइनस 21 को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 21।
और ये +22 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा -22। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा टर्म है प्लस में है और ये दोनों हमारा माइनस में है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सेम साइन वाले को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो -15z और ये जो हमारा दोनों माइनस में टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -50z इक्वल टू, हम देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म हमारा माइनस में है और ये हमारा टर्म प्लस में है। तो माइनस वाले टर्म को हम एक तरफ कर ले, एक साथ कर लेते हैं। तो -52 और ये 17 और ये 22, इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 7 9 11 को 1 कैरी 1 1 5 6 6 7 7 up to 9 बच्चे कर लेते हैं। 2 7 9 2 11 1 हासिल 1 1 5 6 7 7 2 9, यानी कि क्या आ गया 91। ये क्या होगा -91 और ये हमारा +21 अभी शेष है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हम देख पा रहे हैं कि ये 15z जो प्लस में है और ये माइनस में, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा -35z इक्वल टू, इसको जो हम सॉल्व करेंगे -91 और +21 प्लस माइनस प्लस घट जाता है, ये क्या हो जाएगा -17, घटाएंगे तो 1 में 1 गया 0, 9 में 2 गया 7। हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो टर्म है माइनस में है, इधर भी ये टर्म माइनस में है, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 15z जो है 35z जो है मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे में भागा में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा z इक्वल टू 17/35। इसको कैंसिल करेंगे हम तो 35 से 35 और 35 दोनों 70, तो z इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2, और यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट नहीं करना है, इसको मैंने रख किया है, जल्दी से नोट कर लेना चाहिए। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। सवाल है हमारा 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9, ये हमारा सवाल है। एक बार सवाल को आप लोग ध्यान से देखें, सवाल हमारा यही है। चलिए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच है। देखिए ये जो हमारा इनटू में है तो इससे 4f को भी मल्टीप्लाई होगा और इससे -3 को भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक इसी प्रकार से ये 0.05 जो है इनटू में है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें 10f को भी मल्टीप्लाई करना होगा और इससे फिर -9 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, और सरल रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना ही होगा। तो 0.25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और चूंकि
यहाँ डेसिमल भी है, दो अंक के पहले। तो जब इसमें हम डेसिमल देंगे तो ये क्या बच जाएगा 1.00 f। तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं f, क्योंकि 1.00 का मतलब 1 ही हो, और ये जो f है ये इसके साथ f आएगा, तो 1f को हम f लिख सकते हैं। तो आया होगा। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है नंबर 0.25, ये डेसिमल में है। जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.00। 1.00 को हम 1 ही लिखेंगे, और चूंकि इसके साथ f है तो f आएगा, तो ये क्या होगा 1f। तो 1f को हम f तो लिखेंगे ही, तो वही मैंने किया है। उसके बाद हम फिर इसके बाद हम फिर 0.25 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -7.5। ऐसे समझो 25 या 75 और 2 के बाद दशमलव है, ये दशमलव यहाँ नहीं, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0.75 इक्वल टू। जब 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.5, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है और इसमें एक 0 है, तो जब 0 ले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 का स्थान शिफ्ट कर जाएगा, और ये f इसके साथ है, ये f बचेगा। और जब हम 0.05 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.45। 5 में 45, 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव डाल दिए हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से वही करेंगे, जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको भी इधर लेंगे कि क्या होगा माइनस, और इधर पहले से क्या है f, इधर लिए इसको ले आएंगे तो क्या होगा -0.5 f इक्वल टू, ये पहले से इधर है 0.45, और ये जो हमारा टर्म है इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा प्लस में, ये क्या होगा +0.75। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, f का मतलब क्या हो गया, ये 1f है, f का मतलब 1f, और 1f में से हम 0.5f को माइनस करेंगे, 0.5 f को जब हम माइनस करेंगे, ऐसे समझो ये 1 है और 1 में से माइनस करना है 0.5 को, ये क्या होगा 0.5 ही होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर लेते हैं 1.0, 1 को तो हम 1.0 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है 0.5। तो जब इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, तो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो क्या लेंगे, तो ये 10 में से 5 जाएगा तो ये क्या होगा 5, फिर डेसिमल, और हमने इसमें से कैरी ले लिया, ये क्या हो गया 0, तो 0 से 0 क्या हो गया 0, यानी कि f का मतलब 1f हुआ, और 1f में से 0.5f माइनस करेंगे हम तो क्या बच जाएगा 0.5f बच जाएगा इक्वल टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या होगा घट जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा 5 में से 5 में जाएगा तो 0, और 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया 3, फिर ये डेसिमल और ये 0। उसके बाद देखिए इसको हम इधर लेंगे, ये क्या हो जाएगा भागा में, इधर क्या हो जाएगा f 0.30 और बट्टे में 0.5। अब देखिए इसको कैंसिल कैसे करेंगे, इसका एक आसान तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर में जितने अंक के बाद दशमलव होगा नीचे में उतने अंक, और नीचे में जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने,
ऊपर में उतने अंक वाले जीरो वाले अंक से मल्टीप्लाई करेगा, उतना जीरो। अब देखिए तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, गैप हो गया। तो अब ये क्या हो गया 30 और ये क्या हो गया 5। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो से दो जीरो कैंसिल, एफ इक्वल टू क्या आ गया 3/5। अब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू 0.6। और यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। एक बार फिर से मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को समझ ना आए। इसको हम यहाँ से हटाते हैं। देखिए इस बार हमने क्या किया, सवाल था हमारा 0.25 इंटू 4f-3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f-9। यही सवाल है हमारा। ये जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 4 से, तो ये हमारा क्या आएगा, ऐसे समझिए 0.25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 2 चौके 8 और 2 हासिल 10 को 0 हासिल 1, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और हासिल 1 में क्या होगा 1। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो क्या आ गया 1.00। तो इसका मतलब तो एक ही हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके साथ f है तो यहाँ क्या आएगा 1f। तो क्या हम 1f को f नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है कि इसको मल्टीप्लाई किया और ये क्या लिखा हमने f। फिर 0.25 को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या 25 किया 75 और 2 के बाद दशमलव, इसलिए 2 के बाद दशमलव डाल दिया, क्या आ गया 0.75। इसी प्रकार से 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 5 रहें 50, यानी 2 के बाद दशमलव, ऐसे समझें 0.05 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0, ये 5, ये 0 और ये 0, तो 0 आ गया 5 और ये 0 और 0, तो 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव डाल दिए, यानी क्या आ गया 0.50 को हम 0.5 लिख सकते हैं। वही मैंने किया है। और चूंकि इसके साथ f है इसलिए क्या आ गया 0.5f। फिर इसको जो हम मल्टीप्लाई किए हैं 0.05 को 9 से, तो ये क्या हो गया 0.45, यानी कि 5 में 45, 2 का दशमलव है इसलिए 2 का दशमलव आ गया। फिर हमने क्या किया है, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लिया है और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लिया है। तो देखिए ये f पहले से हमारा इस तरफ है, इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो गया -0.5 इक्वल टू ये -0.45 पहले से है और इसको जब इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए f माइनस 0.5f को हम माइनस किए 0.5 आया, कैसे f का मतलब 1f हुआ, यानी कि 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 को हम जब माइनस करेंगे, माइनस कैसे करते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ दशमलव है ही नहीं, दशमलव डाल के जब हम पूरा देंगे उसका माइनस करेंगे तो हासिल लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, इसमें से तो हासिल ले लिए, जो हो गया 0 0 0 गया 0 और एक अंक के बाद दशमलव, तो क्या आया 0.5 आया, यानी कि f में से 1f में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.5f ही होगा। फिर इक्वल टू 0.45 प्लस 0.75 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.30, यानी कि 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, क्या हो गया 0.30। अब देखिए ये 0.5 जो है आपके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा भागा, इधर क्या बचेगा f इक्वल टू 0.30 बट्टे 0.5। हम देख पा रहे हैं कि नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो सॉरी ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में हमने क्या किया 2 अंक वाले 2 जीरो वाले नंबर लिख दिए हैं, और नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव है तो हमने ऊपर में 1 जीरो वाले नंबर लिख दिए हैं। ऐसा हम कर सकते हैं।
अगर ऊपर में 2 अंक वाला दशमलव है तो नीचे में 2 जीरो। ऊपर अगर नीचे में 1 अंक वाले नंबर है, 1 अंक के बाद दशमलव होता है तो ऊपर में 1 जीरो। तो इसको हम कैंसिल किए हैं तो इस जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया 3 और नीचे बच गया 5। तो जब हम 3 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, f इक्वल टू क्या होगा 0.6। तो यही हमारा सवाल का आंसर आ गया। एक बार फिर से मैंने आप लोगों को ये सवाल समझाने की कोशिश किया है, इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, इस बार मैं फिर से बता दूंगा। और इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था। और इस प्रकार से हमारा जो क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसमें जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे उसके एक एक करके सारे प्रश्न हमने ए टू जेड सॉल्व कर लिया है। और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अब अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज क्लास हमारे यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।